नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं अमित सिहाग, जो कि डब्बाली से विधायक हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपकी जो विधानसभा है उनसे जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि हम जब भी किसी विधायक से जुड़ते हैं तो वहां की जो विधानसभा है, वहां की जनता से हम बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आपके जो विधानसभा है डबवाली, हमने वहां के विकास कार्यों के बारे में भी सुना है जो अभी तक कार्य हुए हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी विधानसभा की जो जनता है वो देख रही है आपको, अभी तक जो कार्य किए गए हैं और आगे क्या कुछ विकास कार्य जनता देखने वाली है डबवाली की। मोनिका जी, पहले तो सबसे पहले जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था चुनाव से पहले भी हमने जी। दो चीजों का वायदा दिया था कि बतौर विधायक यहाँ की जो परिस्थितियां थी, पहले एक अलग तरह की राजनीति चलती थी, तो उसको बदलकर विकास और शराफत की राजनीति को यहाँ पर स्थापित करना, एक ऐसा विधायक जो आपके बीच में हो और जो जनता की आवाज को उठाने का काम करे, उसमें सच्चे दिल से प्रयास करे। सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता ये थी और वही मैंने प्रयास किए। हालांकि विपक्ष में होने के बावजूद कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि 30 साल पुरानी ब्लड बैंक की मांग थी, जी। उसको पूरा कराने का काम किया। उसके साथ साथ जब कोरोना की महामारी आई, जहां मेरी खुद की भूमिका रही थी, मैंने एक अभियान भी चलाया था वैक्सीनेशन को लेकर। मगर उसके साथ साथ जहां सबसे पहले प्राथमिकता में पूरे हरियाणा में एक ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करवाने का काम किया। जी। चाहे एलईडी लाइट्स की बात हो शहर के अंदर हो, या फिर हम इससे ज्यादा जो नहरी पानी की आवश्यकता थी, जी। उसके लिए मैं तकरीबन अभी जैसे 7 से 8 ऐसी नहरें हैं जिनकी रीमॉडलिंग करवाने की बात हो। तो अलग अलग जो मुद्दे थे मेरे सामने आए, मैंने निरंतर उनके ऊपर प्रयास किया। नशे को लेकर मेरी एक बहुत बड़ी मैंने जी। एक पहल शुरू की थी। हालांकि कोरोना के कारण जितना हम चाहते थे जमीनी स्तर पर, उस पे मैं मानता हूं कि हमें पूरी तरीके से ताकत नहीं मिल पाई, मगर जी। हमने कोशिश की। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर और विधानसभा के पटल पर भी इस मांग को रखा था कि भी डबवाली को एक जिला या उससे पहले पुलिस जिला जरूर बनाया जाए, ताकि नशे की के ऊपर नकेल डालने के लिए बड़ा मजबूत प्रशासन हमें मिल सके, हम इस पे कामयाबी हासिल कर सकें। तो ऐसे कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पे मैंने प्रयास किया। कुछ पे हमें सभी के मिलजुल कर सबके सहयोग के साथ सफलताएं भी हासिल हुई हैं और ये प्रयास मेरी तरफ से आगे आने वाले भविष्य में भी जारी रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ईमानदारी से आपने तमाम चीजें बताई, क्योंकि नशे को लेकर मैं आपसे सवाल ही करने वाली थी। क्योंकि जब हम फील्ड पर पहुंचे तो डबवाली की जनता ने खासतौर पर यह कहा कि नेताजी से ये जरूर सवाल कीजिएगा कि नशे के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि युवा जो है वहां के डबवाली के, वो इस लत में पड़ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या नेताजी करेंगे आगे कि ये जो नशे का कारोबार है वो वहां पर बंद हो कम से कम। देखिए मोनिका जी, इसमें दो तरीके की आवश्यकताएं हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 5 साल भाजपा के राज रहे 2014 का, उससे पहले आप यहाँ पर कोई नशे की खास बात नहीं सुना करते थे, इतना ये मुद्दा नहीं था। 2014 के बाद क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, क्या सरकार की कोताही रही, प्रशासन की कोताही रही, कि पिछले 6-7 साल में जहां पहले पंजाब में इसका ज्यादा आपको दुष्प्रभाव दिखाई देता था, लोग सुनते थे कि पंजाब में नशा बहुत ज्यादा, चिट्टा बहुत ज्यादा फैल रहा है, वो आज यहाँ पर घर घर तक फैल गया। तो 6-7 साल में पहली बात तो ऐसा हुआ क्या। और उसके बाद मैंने बनने के बाद शायद मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्राथमिक जो हमारा पहला सत्र भी था, उसके बाद तुरंत मैंने एक नारा दिया था, जवानी बचाओ किसानी बचाओ। और मैं दोनों मुद्दों पर लेकर, जहां किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा कैसे लाए, हमारे यहाँ कालवाना खरीफ चैनल, तिगड़ी खरीफ चैनल कांग्रेस राज के दौरान मंजूर करवाई गई थी मेरे पिताजी के द्वारा, उनको खारिज किया गया, उसके ऊपर मेरी एक पहल है। तो वहीं पर नशे के लिए मैंने एक प्राथमिकता से प्रश्न भी उठाए सरकार के समक्ष, और जो मैंने माना, जैसे मैंने कहा, दो तरह की पहल की आवश्यकता है। एक प्रशासनिक रूप से सरकार के माध्यम से, जिसके लिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, इसको एक जिला बनाया जाए, ताकि हर तरह का जो प्रशासनिक तंत्र है यहाँ पर मजबूती से, ज्यादा पुलिस फोर्स बने, ज्यादा हमारे पास चौकियां हो। मैंने सभी के संज्ञान में होगा, देसुजोदा गांव में मेरी पहल के बाद वहां पर एक चौकी स्थापित की। चौटाला को मैं बेहतर तरीके से कैसे प्रशासनिक जो पुलिस की सुविधाएं हैं उसको देने के लिए भी, उसको भी एक थाना मंजूर कराने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं कहा कि इसको जिला बनाएंगे तो हमारे पास ज्यादा बेहतर सुविधा मिलेगी। और मैंने हांसी का उदाहरण देकर खुद व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से इस पर मुलाकात की।
और उसके बाद जो वहां पे नीचे जितना भी इसका आंकड़े इकट्ठे करवाकर हमारे प्रशासन के माध्यम से ये चंडीगढ़ भी भिजवाने का काम किया। उसके साथ साथ विधानसभा में मैं निरंतर इसकी आवाज उठाता रहा हूं। ठीक है। साथ में दूसरा जो तरीका है सामाजिक पहल। अब सामाजिक पहल के लिए हमें सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। मेरी एक छोटी सी पहल थी कि किस तरीके से यहाँ पर एक मैंने रेस की प्रतियोगिता शुरू की हर 25 दिसंबर को, ताकि युवाओं के अंदर नशे से हटकर खेल कूद की तरफ लेकर जाया जाए। मगर ये छोटे छोटे कदम हैं। इसमें आने वाले समय में मेरी सोच है कि किस तरीके से जो स्पोर्ट्स का ढांचा है, पढ़ाई लिखाई का ढांचा, चाहे ई लाइब्रेरीज के माध्यम से हो, चाहे जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसको मजबूत करके कैसे बेहतर किया जाए। तो ये पहल मैं आगे और मजबूती से करूंगा। उसी तरीके से जिले की लड़ाई को और मजबूती से नीचे लेकर जाऊंगा। मगर जरूरत यह है कि जब तक सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं होगी, केवल इन सभी चीजों से बात नहीं बनती। जब तक सरकार ऊपर स्तर पर गंभीर नहीं होगी, जब तक ये मसले सही मायने में हल नहीं होंगे, और हर किसी को हमारी भागीदारी सामाजिक रूप से इसमें लेनी पड़ेगी। जैसा कि आपने भी बताया अमित जी कि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आपने सरकार से भी कई बार इस चीज की मांग की है कि सुधार हो, तो ऐसे में क्या रिस्पॉन्स वहां से आया और आखिर क्यों स्थिति जो है वो सुधर नहीं रही है? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा, जब तक कोई भी अगर चीज है, आज की तारीख में, एक बार आप जानते होंगे 2005 में जब हुड्डा साहब का राज आया था, उससे पहले एक माहौल ऐसा था कि यहाँ पे गुंडागर्दी का भी माहौल हरियाणा में बहुत था। आपको हर तरह की इस तरह की सुनने को मिलती थी। मगर एक जो सरकार ने एक फैसला लिया कि हम गुंडागर्दी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो वो जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, या वो इस प्रदेश से बाहर जाएंगे या सलाखों के पीछे। जब इन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम चलाया तो 2-3 साल के अंदर अंदर आपको सुधार दिया। जो हमारी जो जिस तरह का एक माहौल पैदा हो, उसी कारण से जो हमारा पर कैपिटा इनकम हो, नए नए इन्वेस्टमेंट आए, लोग भी खुशहाल हो। वही मैं मानता हूं वहां पे कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देती है। अगर जब तक हम एक फैसला नहीं लेते कि हमारे नशे के खिलाफ एक तरीके से ऐसी मुहिम है जिसपे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसमें राजनीति की बात नहीं है। अब ऐसी बात है कि मैं खुद कई बार गांव में, ऐसे जो गांव हैं बड़े महत्वपूर्ण, जहां पर हम जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी मिली भगत दिखाई देती है किसी स्तर पर, कि लोग पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिर गए कि आज की तारीख तक लोगों की, युवाओं की जवानी को बर्बाद करने को तैयार हैं। तो इस गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा, और वो जब तक गंभीरता सरकार के उस स्तर से नहीं दिखाई देगी, तब तक इसका हल होना, मैं मानता हूं, गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया जा रहा है। हाँ, मैं नहीं मानता इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। जो जिस तरह का प्रशासनिक और राजनीतिक सोच होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। जी ठीक है। डबाली की जनता एक चीज और है जिससे काफी परेशान है। जगह जगह जो सड़कें हैं उनकी स्थिति कहीं ना कहीं बदहाल है। तो वहां की जब हम फील्ड पर गए तो उन्होंने कहा कि अमित जी से ये सवाल भी कीजिएगा कि जो सड़कें हैं वो कब सुधरेंगी, उनकी स्थिति में कब सुधार होगा? देखिए मोनिका जी, बात यह है कि जब हमारे समय में ये एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यहाँ पे मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली तो एक वीआईपी हल्का रहा है। यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ मजबूत से मजबूत देश के मजबूत नेता यहाँ से आए हैं। अभी भी हमारे जो हैं, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से हैं, सभी हैं। और जब कांग्रेस का राज था, हालांकि हम सत्ता में मतलब थे, मगर यहाँ से विधायक हम नहीं थे, कांग्रेस का विधायक नहीं था, मगर मेरे पिताजी ने उस समय तकरीबन 42 सड़कें यहाँ पर बनवाने का काम किया। तो उसी कारण से आज एक बड़ा अच्छा ढांचा फिर भी इस हल्के में मजबूती से है। और पिछले कुछ समय से जहां तक मेरी जिम्मेवारी बनती है, अलग अलग, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हो, या जो दूसरी सड़कें मेरे संज्ञान में आई, मैं निरंतर प्रशासन को भी और सरकार को भेजता रहा। जहां पर जरूरत पड़ी तो मैंने इस बात को नहीं सोचा कि मैं सत्ता पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं। मैं सबसे पहला, शायद पहला प्राथमिकता में पहला एक विधायक था जो उप मुख्यमंत्री के पास, जिनके पास ये विभाग है, उनके पास गया भी, और मैंने तकरीबन 15-16 सड़कों की मांग भी रखी थी। हालांकि उस समय वो मंजूर नहीं हुई, बाद में धीरे धीरे करके उन कईयों पे मंजूरी भी मिली और कईयों पे काम हुआ। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है जिसको मेरी तरफ से जब भी मेरे संज्ञान में आता है तो मैं हर लेवल पे अपना प्रयास जरूर करता हूं। मगर जो अभी जिस बात के ऊपर मैं मानता हूं, जो प्रश्न चिन्ह लगा है कि जो नई सड़कें भी बनी हैं, तो पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर कई सड़कों के अंदर गड्ढे दिखाई देने लग गए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के और महकमे की कार्य प्रणाली पे लगाता है कि क्या इस पे घोटाला है, करप्शन है, कि भाई इतना ज्यादा कि आप जो
बड़ी आप अपनी, हम कहते हैं कि अभी अभी सड़कें बनी, इस पे पैसा लगाया जा रहा है, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो इस चीज पे मैं मानता हूं, हमने खुद भी अभी प्रशासन को भी मैंने इत्तला किया था, उनके ऊपर कंप्लेंट भी दायर की थी एक अभी रिसेंटली, कि भी एक दो सड़कें जो हमारे संज्ञान की, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर ठेकेदार की तरफ से कोई कोताही है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। पर उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट है और जो ऊपर उच्च स्तर पे जो ये महकमे संभाल रहे हैं, उनको इस चीज को देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या कारण है कि भाई 3-3 महीनों में सड़कें टूट रही हैं। जहां तक मेरी जिम्मेवारी है, जो मेरे पास दिया जाता है, चाहे चौटाला के आसपास की 3 सड़कें थी, उसके लिए हमने प्रयास किया, उसको वो आज की तारीख में वहां बन रही है, या जहां दूसरी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना की तरफ से जैसे हमसे एक वो मांगा जाता है, तो मैंने जो प्रस्ताव भेजे तो उन पे काम शुरू हुआ है। बट इसके रख रखाव की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जो सरकार के पाले में आती है, और उनकी जिम्मेवारी भी बनती है इस चीज की। ठीक है सर, 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। प्रियंका गांधी को हम देख रहे हैं फील्ड पर, वो बहुत ज्यादा जा रही हैं और एक नई जान कांग्रेस में फूंकने का काम उन्होंने किया है, जो कि दिख भी रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की स्थिति की, तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या आप देखते हैं अभी कांग्रेस की क्या स्थिति आप देखते हैं चुनाव में? क्या कुछ कितनी सीट्स आप देख रहे हैं और आपकी क्या कुछ ड्यूटी लगी है चुनाव में? देखिए, चुनाव में मेरी बतौर एक पर्यवेक्षक के रूप में यूपी में भी ड्यूटी, एक विधानसभा मेरे को दी गई थी, जिसमें हमने भी काम किया। उसके साथ साथ पंजाब में भी चुनावों में अहम भूमिका, हम जितनी भी, क्योंकि बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ राज्य मेरी असेंबली है जी। तो वहां पे हमने जितना अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा कोशिश किया। अब जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, कांग्रेस इस बात को, प्रियंका जी भी मानते हैं कि एक हम बड़े चुनौतीपूर्ण माहौल से रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से कांग्रेस की सरकार तकरीबन वहां नहीं रही जी। उसके बावजूद प्रियंका जी के इस बात के हमें सबको श्रेय भी देना चाहिए कि जरूरत होती, बहुत से नेता ऐसे राज्यों में चले जाते हैं जहां पर जाके उनको बड़ी आसान परिस्थितियों में वो काम करके दिखा भी सकते हैं। मीडिया वाले भी कहते हैं कि देखिए प्रियंका जी गए और वहां पे चुनाव जीत लिया, पर उन्होंने सबसे बड़ी जो चुनौती थी पूरे देश की और कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उत्तर प्रदेश है, उसको संभाला। और आज की तारीख में हमें वहां पर जब मैं जमीनी स्तर पर जाते हैं तो आज थोड़ा बहुता बदलाव भी दिखाई दे रहा है, जनता में एक जोश, कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। इसका परिणाम तो मैं कहता हूं कि इस बार हमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी पिछले चुनाव के मुकाबले से। हमारा जो, मैं मानता हूं कि जो लड़ाई लड़ रही प्रियंका जी, तो सबसे बेहतर मैं मानता हूं, जहां पहले आपा चौथी पायदान की पार्टी थी, इस बार मैं ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि बसपा से भी शायद आगे हमारा जो वोट शेयर भी रहेगा, सीटों के अंदर भी हम इजाफा काफी करेंगे। पर जो लड़ाई है सही मायने में, इस पे धीरे धीरे बिल्डअप करके, तो ये 2 ही साल थे, बीच में कोरोना की महामारी भी आ गई, और उसके बाद क्या जो है अब समय, मैं मानता हूं जिस तरीके से प्रियंका जी ने मुद्दों को उठाया, क्योंकि वो एक लौती ऐसे नेता रही जिन्होंने सही मायने में हर एक मुद्दे को जमीनी स्तर पर जाके उठाया। बाकी तो जो लीडर थे वो पिछले 6 महीनों में शायद जमीनी स्तर पे आए जब चुनाव का माहौल बना, मगर चाहे वो हाथरस की बात हो या कोई और दूसरे मुद्दे, प्रियंका जी थी, जहाँ किसान आंदोलन लखीमपुर खीरी थे, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ वो पहुंचे जब, तो हर चीज सामने है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है। बट इसका राजनीतिक रूप से हर कोई ऐसी भूमि को दोबारा से उपजाऊ करके सही मायने में कांग्रेस के लिए तैयार करने की चुनौती है, और उस पर वो लगे हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में 2024 में इसका एक बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सही हो। आगामी 2 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होगी, क्या तैयारी विपक्ष की है और क्या क्या मुद्दे विपक्ष के रहने वाले हैं? क्योंकि हुड्डा साहब ने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई थी, उस बैठक में क्या आप शामिल हुए थे? किस तरह की वो बैठक रही और क्या तैयारी है विपक्ष की? पूर्णतः हर एक सेशन की तरह कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूती से जो जनता के मुद्दे हैं उनकी आवाज को उठाने का काम करेगी। बिल्कुल वो बैठक हुई थी सीएलपी की, उसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई। मुद्दे अनेक हैं, मतलब ये आज ऐसा माहौल है कि कोई एक ऐसा वर्ग है वो जो अछूता नहीं है। किसान आंदोलन से लेके किसानों के मुद्दे, चाहे मेरे खुद के हल्के में देख लीजिए, जिस तरीके से जो किसान की फसल पिछले साल खराब हुई, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला, हालांकि ये कहते हैं हम हर किसी का पूरी तरीके से भुगतान भी करते हैं, वो आज सामने हैं, वो मुद्दे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से मैं मानता हूं जो आज ओल्ड पेंशन स्कीम का राजस्थान की सरकार ने उसको आदरणीय अशोक गहलोत जी ने क्रांतिकारी फैसला लेके लाखों जो वहां के कर्मचारी हैं उनको एक सौगात देने का काम किया। यही आवाज यहाँ के भी लोग उठा रहे हैं। जो क्लर्क हैं वो कह रहे हैं हमारी समान पे का मुद्दा है,
मैं मानता हूं बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनकी ओल्ड एज पेंशन से उनको दरकिनार करने की कोशिश जो सरकार करी है, लाखों लोगों के शायद नाम काट दिए गए हैं। तो ये एक सौगात के रूप में एक समय पे दी जाती थी, एक उनके असिस्टेंट सपोर्ट के लिए, और उनका नाम काटा जा रहा है। ये मुद्दा है। चाहे आंगनवाड़ी हो, वो आज खड़े हुए हैं तो उनका मुद्दा है। करप्शन का है, अनएम्प्लॉयमेंट मैं मानता हूं सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहां पे आज एक युवा के पास नौकरी रोजगार नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दे तो अनेक है, बट जरूरत क्या है कि जितने भी सेशन हुए उन सेशन के अंदर कहीं ना कहीं जब हम कोई बात रखते हैं, जैसे मैं कोई उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूंगा कि मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का जब एक बार मुद्दा पिछले किसी एक सेशन में उठाया, तो सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो एक ऐसी संस्था के आंकड़े हैं जिनको हम मानते ही नहीं, संस्था को ही नहीं मानते। और वही संस्था का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, ये कहती है कि देखो हमने बहुत अच्छा काम किया। तो जब तक हम चीज को अपनाने का काम नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करने का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ दूसरे को झुटलाने की बात नहीं है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आज की तारीख में हालात खराब हैं, रोजगार नहीं है, तब तक मैं इस चीज पे मैं मानता हूं सफलता हासिल नहीं करेंगे। मैंने अभी 4-5 दिन पहले व्यक्तिगत रूप से भी अपनी जनता से सबसे पूछा था कि क्या क्या मुद्दे हैं, आप क्या क्या चीज उठाना, और बहुत बड़ा उत्साह रहा। एक छोटे से संदेश में तकरीबन 1200 मेरे पास संदेश आए, अभी भी व्हाट्सएप और पे जिस तरीके से। तो जो जो मुद्दे हैं उन पे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, बट जरूरत है जब तक सरकार उनको न्यूट्रल होके, ये ना सोच के कि विपक्ष बात उठा रहा है, न्यूट्रल होके बात नहीं सुनेगी, जब तक इनका हल सही मायने में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। 75% आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी बड़ी उपलब्धि इसको बता रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं मानता हूं ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक तरीके से जुमला उनको परोसा गया, और मैं बेबाक होकर ये कह सकता हूं, जब क्योंकि किसान आंदोलन था, सरकार पूरी तरह घिरी हुई थी, तो उन्होंने इस तरीके से एक ध्यान भटकाने के लिए किया। वो आज की तारीख में कोर्ट में चैलेंज हुआ है, और जब ये बात करते हैं तो वो कहते हैं देखिए भाई दूसरी पार्टी खुश है इस बात से। खुश इस बात से नहीं है कि भाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, खुश हमें इस बात की पीड़ा है, इस बात का दुख है कि सही मायने में किस तरीके से हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ झूठी बातें परोसकर। आज की तारीख में अगर आप आंकड़े उठाकर भी देख लें, और जो पुराने बयान है, जो दोनों सत्तारूढ़ पार्टी भी एक इस बात पे सहमत नहीं, हालांकि उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हम 75%, पर जो आरएसएस है, जो भाजपा का विंग है, उनकी खुद की सोच ये है कि भाई ये 75% से, क्योंकि अखंड भारत की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं इससे वो उसके हक में नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये डोमिसाइल की पॉलिसी लेकर आए, एक तरफ से कहते हैं कि हम 75% देंगे, बैकडोर से इन्होंने क्या किया, डोमिसाइल को 15 साल से 5 साल कर दिया। जब 5 साल का डोमिसाइल है तो आपने ये कह दिया कि बाहर से कोई भी आया हुआ जो 5 साल पहले नौकरी के लिए भी आया होगा, यहाँ पे स्थापित हो गया, कल उसको भी इस आरक्षण का बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरक्षण कहने की बात नहीं, मेरे को जो मंशा सही मायने में इनकी दिखती है, ये एक तरीके से, जिस तरीके से पहले इंस्पेक्टर राज हुआ करता था कि कोई भी जाके ये जो इंडस्ट्रीज है उन पर दबाव डाला जाएगा, उन्हें कहा जाएगा भी कल अगर ये आपका इस तरीके से कागजों में खाना पूर्ति नहीं हुई तो भैया हम तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उनसे वो इंस्पेक्टर राज के माध्यम से करप्शन ज्यादा फैलेगी, और जबरदस्ती कुछ लोगों को शायद एडजस्ट कराने के लिए भी ये एक तरीके से इन्होंने वो चीज को इम्प्लांट किया है। अगर सही मायने में आप जरूरत पड़ती, अगर आपके पास संसाधन होता, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, इस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों ने युवाओं को दी होती, तो मैं मानता हूं आपको ये इस तरह का आरक्षण नहीं, आपको सिर्फ प्रोत्साहन देने की जरूरत थी इंडस्ट्रीज को। उनको कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था यहाँ पर अपना प्लांट लगाएगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस रख सकते हैं कि भी हाँ हम आपको कुछ इंसेंटिव्स देंगे अगर आप हमारे यहाँ 75% युवाओं को रोजगार देते हैं, और स्किल्स हमारे युवाओं को देते हैं कि अपने आप कॉन्फिडेंस होता है कि युवा अपनी नौकरी मांग सकता, पर आपने स्किल्स प्रदान नहीं की। और आज की तारीख में मैं ये मानता हूं अगर बाहर जाके भी कल जो हमारे हरियाणा के युवा बाहर बैठे हुए हैं, कल उनके ऊपर भी इस तरह का उनके हकों पे कोटाघात हो, अगर वहां जाके कोई कह दे कि भाई आप हरियाणा से क्यों आए, आप जाइए वापस, तो किस तरह की बात होगी। तो ये सिर्फ बताने की बात है, पहली जरूरत है माहौल को ठीक करना, और हम तो चाहेंगे कि हमारे 75% क्या 100% यहीं के युवाओं को इंडस्ट्रीज लेने का काम करें, मगर जब तक आप माहौल और उनको स्किल्स नहीं देंगे तो आप ये बात चाहे कहने की बात है केवल जुमला बनकर रह जाएगा। ठीक है अमित जी, किसी भी देश,
प्रदेश या विधानसभा का अगर हमें विकास का पैमाना अगर मापना है तो वहां की सड़कें, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां की शिक्षा व्यवस्था सब बयां कर देती है। तो अगर मैं इन तीनों की बात करती हूं तो अगर ईमानदारी से बात करें तो इन तीनों की ही व्यवस्था कहीं ना कहीं डबवाली में डामाडोल है, वहां की जनता ये कहती है। देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये जो तीनों पैमाने की, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे सड़कें हैं, बट ये एक व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूंगा कि केवल डबवाली की बात नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर आज आप शिक्षा का अगर सिस्टम देखें तो आप स्कूल्स हैं और स्कूल्स के अंदर टीचर की कमी है। और ये कोई सिर्फ डबवाली की बात नहीं, पूरे हरियाणा की परिस्थितियां आज की तारीख में ऐसी हैं। लेकिन सर, जब हम फील्ड पर गए तो लोगों ने बड़ी उम्मीदों भरी निगाहों से हमें कहा कि नेताजी से ये सवाल कीजिएगा कि कैसे व्यवस्था सुधरेगी। उन्हें तो उम्मीद आपसे है। हाँ, तो उम्मीद मेरे से है, तो उम्मीद का आप बताइए। मैं मोनिका जी सीधी सी बात ये कहता हूँ कि आज की तारीख में व्यवस्था आप भी जानते हैं कैसे सुधरेगी। अगर आज एक स्कूल बनाया गया, आज एक कॉलेज बनाया गया, मैं उदाहरण देता हूँ। हमने मांग की, हमें एक रक्षाबंधन पे मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी, कहा कि गोरीवाला में एक महिला कॉलेज बनाया जा रहा है। हमने सबने उसके लिए राजनीति से ऊपर उठ के धन्यवाद कर दिया। एक हफ्ते बाद हमें खबर मिलती है कि वो जो महिलाओं के लिए बनाया गया, एक हफ्ते बाद उसको कोएड कर दिया गया। उसके बाद ये भी पता चलता है जितने कोर्सेज, केवल 2 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अब ये बताइए इसके अंदर किसकी कमी है आज। और आप कहते हैं कि अगर शिक्षा का, तो सबसे बड़ी तो आवश्यकता है कि वहां पर जो शिक्षक हैं वो सही ढंग से हों। अब आप पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम एक डबवाली की नहीं, पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम है। और जब हल होने का तरीका जो है वो केवल अमित शाह उस चीज को हल नहीं कर सकता। जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, सरकार भर्तियां नहीं करेगी, वहां पर लोग नहीं भेजेगी, संसाधन नहीं करेगी, जब तक उनको कैसे हल किया जा सकता है। उसी तरीके से आप ये मानिए कि भी आज की तारीख में जो स्वास्थ्य की बात है, मैं उदाहरण देता हूं। मैं स्टार्टिंग में इंस्पेक्शन करने गया, हमारे समय की अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। मैं एक ओडांग के जो अस्पताल में गया, हमारे कांग्रेस के राज में वहां पे एक अपने एक्सरे मशीन दी गई थी, मगर वो मशीन 10 साल से वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसमें कोई अभी तक वहां पे नहीं आया, वो डब्बा भी नहीं खुला। और वहीं पे बात मेरे हलके के अंदर रेडियोलॉजी की मशीन आई, वो डब्बा भी 6 महीने बंद करके वो अनिल विज साहब उसको उठाकर वापस अंबाला ले गए। मैंने उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। अनिल विज साहब को ये कहा कि भाई आप यहाँ से लेकर अंबाला में तो और भी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ नहीं है, दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया फ्लोर ऑफ द हाउस 1.5 साल पहले कि भाई ये आपकी मशीन आपको वापस कर दी जाएगी। मैं 2-3 बार कार्यालय के चक्कर मारा है, उनको रिमाइंड करवा दिया ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, अभी तक वो मेरी मशीन ही। तो जब मंत्री आश्वासन देकर आश्वासन पूरा नहीं करते तो आप बताइए किस तरीके से सिस्टम को बदला जा सकता है। जब एक विधायक की नहीं सुनी जा रही है अमित जी, तो फिर आम जनता किससे उम्मीद लगाएगी? तो बताइए, वही बात है, मैं कहना चाह रहा हूं कि विधायक तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास, जहां तक मेरे पास कोशिश होती है। जब मैंने जैसे ऑक्सीजन प्लांट का क्या, वो मैंने बिना किसी सरकार के लिए मैंने अपने आप ताकत लगाकर एक प्राइवेट संस्था से ऑक्सीजन प्लांट लगाया। जब ब्लड बैंक की बात हुई, जब यहाँ पर फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, मैंने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट गाजियाबाद तक मेरे को फोन करने पड़े, मिलना पड़ा, उसके बाद किया। आज आप डबवाली में गोल चौक देखेंगे, बठिंडा चौक बहुत बड़ा चौक है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी। सर, क्योंकि समय का अभाव है, हाँ, क्योंकि समय का अभाव है, जनता आपको देख रही है डबवाली की, क्या कहेंगे डबवाली की जनता से? किस तरह का आश्वासन उन्हें देंगे, क्योंकि आपसे ही उन्हें उम्मीदें हैं? क्या बदलाव वो डबवाली में आगे देखने वाले हैं और क्या कहेंगे उनसे? देखिए, धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजों का बदलाव, कोशिश जहां जहां तक मेरी ताकत है, कोशिश करके हम उसको लाने का प्रयास करें। जैसे मैंने कुछ चीजें गिनवाई, बाकी जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मैं मानता हूं किसान का, सिंचाई का मुद्दा है, उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो मुहिम छेड़ेंगे। जब ड्रग्स का मुद्दा है, उसके लिए मैंने कई बार विधानसभा तक तो बात उठाई है, जहां जरूरत पड़ेगी अब उस विधानसभा, अब नीचे स्तर पर उसकी लड़ाई करेंगे। मेरी प्राथमिकता है कि स्पोर्ट्स और जो एजुकेशन को लेकर वहां पर, चाहे वो जिम्स की बात हो या ई लाइब्रेरीज की बात हो, उसको प्राथमिकता दी जाए। बस ये है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को पॉजिटिव ढंग से लड़ते रहेंगे। और मेरी कोशिश है आने वाले समय में जो मैं लेकर चलाऊंगी 10 साल के अंदर,
दिवाली हलके को सबसे बेहतरीन सुविधाओं लेकर आए, और उसके लिए मेरा हर एक दिन उसके लिए लगाया जाता है। मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपका विधायक पहली बार जो ताकत आपने दी है वो आपके बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं आपको विश्वास जरूर दिला सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बातें बहुत ही ईमानदारी से रखी, हर प्रश्न का जवाब बहुत ईमानदारी से दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।